देश दुनिया के तमाम लोग फिक्रमंद हैं और इस मामले में अब पहला एक्शन हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 दिन बाद ही पहली बार इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआर में है क्या। नंबर 1, ध्यान से देखिए, अब आप इसकी पूरी डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बाकी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत 8 अभियुक्तों के नाम हैं। इन 8 अभियुक्तों में 6 कैशियर हैं, जिनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, जिनसे एसआईटी ने पूछताछ की। सीएम के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, यानी अभियुक्तों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। सरकार के निर्देश पर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), धारा 61 और धारा 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की इन अलग अलग धाराओं में 3 से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एफआईआर के बाद सरकार अभियुक्तों की संपत्ति की भी जांच कराएगी। इस मामले का पहली बार पता लगने के 18 दिन बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर को देखकर पहली नजर में लगता है कि छोटे कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है, क्योंकि इसमें ना तो ट्रस्ट के सदस्यों के नाम है और ना ही किसी बड़े पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार उन लोगों पर केस दर्ज हुआ है जो सीसीटीवी में चोरी करते और उनकी मदद करते दिखे हैं, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर की व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बड़े ट्रस्टियों तक से पूछताछ हो चुकी है। कल से दोबारा जांच शुरू होने वाली है, मगर एफआईआर से लगता है कि छोटे लोगों पर ही गाज गिराने की तैयारी है। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हम जरा ध्यान से देखें। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट लिखी। उन्होंने गाने का कोडवर्ड देते हुए लिखा, वहां तो पहले ही कांड हो चुका है, बाकी जनता समझदार है। उन्होंने एक और पोस्ट सवाल उठाते हुए लिखी, एक्सक्यूज मी, जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। हो सकता है इस बात पर भी आगे पॉलिटिक्स हो सकता है कि इस बात पर भी आगे पॉलिटिक्स हो कि जब शक के घेरे में ट्रस्ट है तो फिर ट्रस्ट के कहने पर एफआईआर क्यों हुई। तो इसका एक कॉमन लॉजिकल कंक्लूजन यह है कि जिसके घर में चोरी होती है वही शिकायत करता है, वही एफआईआर लिखवाता है। अखिलेश यादव के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पोस्ट करके तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि इतनी टाल मटोल के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हुई, मगर सब छोटे छोटे मुलाजिमों को आरोपी बनाया गया है। सोचिए, भगवान राम के मामले में बीजेपी सरकार की सच्चाई है, बाकी मामले तो राम भरोसे मानिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी मुश्किल से इतनी टाल मटोल करने के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश होकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। मगर शर्म की बात यह है कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है। कोई बड़ा नाम नहीं है, ये संभव नहीं है। करोड़ों रुपए की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, सोने चांदी की ईंटों की चोरी छोटे छोटे मुलाजिम करते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तारी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने लवकुश मिश्रा को किया गिरफ्तार, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार टिन्नू यादव की तलाश में जुटी पुलिस। फरार टिन्नू यादव की तलाश में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की कल कोर्ट में पेशी होगी।
हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से इस वक्त अभिजीत ठाकुर हैं और लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिजीत के पास जाऊंगा। अभिजीत, एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, कल कोर्ट में पेशी होगी, टिन्नू यादव की तलाश की जा रही है, उसको लेकर क्या इनपुट आ रहा है? देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और तमाम आरोपी जो नामजद हैं उनकी तलाश में पुलिस टीमें गठित कर दी गई है और पुलिस टीमों ने दबिश देना शुरू कर दिया है। टिन्नू यादव हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की सूचना उसकी नहीं आई है, लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक जो दो किरदार मुख्य रूप से गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनुकल्प मिश्रा और लवकुश यादव, जिनका नाम सबसे पहले इसमें सामने आया था और जिनके पास से बरामदगी की खबर भी सामने आई थी। अब अगर हम बात करें तो ये जो 8 लोग जिनको नामजद किया गया है उनकी तलाश में तमाम टीमें जुट गई हैं और ये अलग अलग थानों की पुलिस की टीम बनाई गई है जो कि 8 के ठिकानों पर दबिश देंगे और न केवल इनकी गिरफ्तारी, इनसे पूछताछ होगी, बल्कि इनकी संपत्तियों की भी जांच जो है वो पूरी तरीके से होगी कि पिछले 5 सालों में या जब से भी ये राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और वहां पर काम करना शुरू किया तब से अब तक इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की, इनके बैंक ट्रांजैक्शन, तमाम चीजें खंगाले जाएंगे। हालांकि जैसे कि अभी हमें जानकारी भी मिल रही है कि पहले से ही इनके खिलाफ काफी साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, यानी सबूत पक्के मिले हैं, उसके बाद एफआईआर हुई है। एफआईआर दर्ज होने की आप देरी भी देखिए कि 20 दिनों के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें ये कर्मचारी स्तर के लोग जो हैं उनको नामजद किया गया है, यानी कि सीधे सीधे जिनका इन्वॉल्वमेंट दिखा सीसीटीवी फुटेज में या फिर सबूतों के आधार पर या फिर जो पकड़ा गया उसकी निशानदेही पर, उन लोगों को ही केवल अभी तक नामजद किया गया है। नोटेड। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधे चलूंगा पंकज के पास। पंकज जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, जो अभी के हालात हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फायर फाइटिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फायर फाइटिंग को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था। उसी के बाद जांच आगे बढ़ी। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से सफाई आई, लेकिन अखिलेश यादव ने एक के बाद अब कई पोस्ट सोशल मीडिया पे किए और ट्रस्ट को, सरकार को, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उसके बाद एसआईटी बनाई गई 13 जून को और 15 जून को एसआईटी पहुंचती है। 6 दिन एसआईटी रह करके वहां पे जांच करती है, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है। ट्रस्ट के सभी सदस्य जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, यानी इस वक्त 11 सदस्य हैं, एक ट्रस्ट की सदस्य की मौत होने के कारण अभी उस जगह पे नियुक्ति नहीं हुई, उन 11 सदस्यों से भी जानकारी जुटाई गई। लेकिन चंपत राय के साथ साथ जो व्यवस्थापक गोपाल मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा जो गणना पंकज, मेरे साथ रहिए। अभिजीत, परसेप्शन ये है अभी कि जो बिग फिशेस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बच गए, लेकिन क्या यह समझा जाए कि एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो तलवार उन पर भी लटक रही है? निश्चित तौर पर निशान तलवार लटकना लाजमी है और आप इसको एक्सपेंडेबल के तौर पर ले सकते हैं। ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जब एफआईआर दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी तो और चेहरे भी सामने आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। खुद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि ये व्यापक स्तर का मामला है, तो अगर व्यापक है तो इसमें केवल ये 8 लोग शामिल नहीं थे और बड़े स्तर पर लापरवाही भी या फिर यूं कहें पंकज के पास मैं आ रहा हूं। पंकज जी, आप ये मुझे बताएं, आप अभिजीत आपने मुझे बताया, पंकज आप मुझे ये समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं, जो डिवोटीज हैं, जो यहां पर दर्शन करने आते हैं, जो इतने सारे लोगों की आस्था का प्रतीक है, उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? पंकज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी पंकज, मेरा सवाल यह है कि जो डिवोटीज हैं, जो जिनके लिए आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है, उनके ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
सरकार नहीं, सब कुछ ट्रस्ट को उठाना होगा, क्योंकि ट्रस्ट ने वो चीज़ें शुरू कर दी। जब एसआईटी की जांच हुई, जो गणना में सदस्य शामिल होते थे उनको पहले हटाया गया। हालांकि पूरी तरीके से उनको वहां से हटाया नहीं गया, गणना के कार्य से हटाया गया। सीसीटीवी की निगरानी और बढ़ाई गई। इसके साथ साथ कई ऐसी सुरक्षा के कदम उठाए गए कि उनका विश्वास वापस लौटे। लेकिन एक बार जब खास तौर पर राम मंदिर में ये चीज़ें हो सकती है, और जो भक्त आते हैं, चूँकि आस्था से आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, वहाँ बात चढ़ावे की नहीं, विश्वास की होती है, दान की नहीं, विश्वास की होती है। विश्वास की वजह से, आस्था की वजह से लोग आते हैं, और उस पर जब सवाल उठने लगे, ट्रस्ट से जब लोगों का ट्रस्ट उठ जाए तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी शुरुआती कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में ट्रस्ट का पुनर्गठन की बात होगी, क्योंकि कई सारी अभी बड़ी कार्रवाइयाँ होनी है, उसमें बड़े स्तर पर नियुक्तियाँ होनी है, उसको सुधारात्मक कई सारे कदम उठाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारियां होंगी और TV9 भारतवर्ष आपको बताता रहेगा ये पूरी डिटेल। अब आपको FIR में दर्ज उन 8 नामों का परिचय कराने वाले। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। गिरफ्तार अभियुक्तों की कल कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के घर से लाखों रुपए बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों की पत्नी और परिवार के अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांजैक्शन मिला है। अनुकल्प मिश्रा ने गांव में आलीशान घर बनाया था। लव कुश की कहानी भी अनुकल्प की तरह है। सुभाष ने भी 3 सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाई। परिवार के नाम पर खुले खातों में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अभिजीत के पास। अभिजीत, पहले SIT, फिर उसके बाद FIR, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये जो ऑडिट निकल कर आ रहा है सामने, जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो इनकी आमदनी है या जो इनके एसेट्स हैं वो इनकी कमाई से कई गुना ज्यादा हैं, ये कैसे रीपे किया जाएगा? ये कैसे वो जो दान का पैसा लुटा है वो वापस कैसे जाएगा? इसका भी कोई प्लान बनाया गया है? निश्चित तौर पर जब कार्रवाई होगी तो संपत्तियों की जांच होगी। संपत्ति आय से अधिक अगर पाई जाती है और उसके पुख्ता सबूत भी अभी तक जुटाए गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर उन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आगे चलकर हो सकती है। मैं सबसे पहला उदाहरण आपको दूंगा। अनुकल्प मिश्रा, 20 वर्ष मात्र उसकी उम्र है, BA का छात्र है, और उसने संपत्तियां खरीदी, बड़े बड़े आयोजन कर रहा था। उस बड़े आयोजन में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी पहुंच रहे थे। उसके संपर्क कितने ज्यादा थे? 20 साल मात्र उम्र है उसकी। उसके पिता ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि 20 साल उम्र है, बेटा BA में पढ़ता है। पार्ट टाइम में वो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा और वहां पर काम करने के लिए जाया करता था। पार्ट टाइम जॉब, जैसा कि उसके पिता कह रहे हैं, और पार्ट टाइम जॉब के बावजूद इतनी संपत्ति और वो लाइफस्टाइल जिस तरीके का वो जी रहा था। यहाँ पर उन्होंने हाल फिलहाल कौशलपुरी में, यानी अयोध्या के कौशलपुरी एक पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ के लिए वहाँ पर मकान खरीदा। उसके अलावा गाँव में संपत्ति बनाई, खेत खरीदे। ये खेत खलिहान अचानक से पिछले 5 साल में कैसे खरीदे गए? निश्चित तौर पर FIR दर्ज होने के बाद इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। लव कुश मिश्रा की बात करते हैं, जब से वो शहर में रहने के लिए आया, नौकरी बदली। पिछले 5 महीनों से वो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा था, वहाँ काम कर रहा था। जिंदगी अचानक से बदल गई। मोटर मैकेनिक से वो एक प्रोफेशनल। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। ये मतलब आपने जो डिटेलिंग दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जो डिटेलिंग है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आज इस खबर पे जो जो अपडेट होगा हम आपको एक एक खबर बताते रहेंगे। TV9 इस खबर की पूरी डिटेलिंग आपके सामने लेके आता रहेगा। लेकिन अब आपको FIR में दर्ज उन 8 नामों का संक्षिप्त परिचय देते हैं जिस पर सबकी नजर है। टिन्नू यादव, चढ़ावा गणना टीम का मुखिया। संतोष चंद्र, चढ़ावा गणना टीम का मुखिया। लव कुश मिश्रा, ये भी चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। मनीष यादव चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। अविनाश शुक्ला चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। रमाशंकर मिश्रा चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। और करुणेश पांडे, ये भी चढ़ावा गणना टीम के सदस्य हैं। 7 जून को पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद और FIR के बीच आज एक और चौंकाने वाली खबर आई है। एक शिकायत मिलने के बाद पीएमओ ने जवाब मांगा, DM के जरिए चिट्ठी भिजवाई, लेकिन ट्रस्ट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वित्तीय जानकारी मांगी, पूरा हिसाब किताब देने को कहा, लेकिन ट्रस्ट ने ब्यौरा देने से मना कर दिया।
सूत्र बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद 12 जून को पीएमओ में एक शिकायत दी गई, जिसमें ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक के सभी वित्तीय और संपत्ति से जुड़े विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी। पीएमओ ने यह शिकायत जरूरी कार्रवाई के लिए अयोध्या प्रशासन को भेजी। इसके बाद 23 जून को अयोध्या प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से संपर्क किया और उनसे ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मांगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। पत्र के मुताबिक चंपत राय ने प्रशासन को बताया कि चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच जारी है और जांच टीम सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। ऐसे में जांच को देखते हुए मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी पीएमओ की तरफ से डीएम के दखल के बावजूद जानकारी नहीं दी गई, ऐसा प्रशासनिक सूत्रों का दावा। अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? वैसे विपक्ष के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी बार बार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। अयोध्या में आज वीएचपी की बड़ी बैठक हुई। कोर टीम के 5 सदस्य और कुछ बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कुछ बड़े और कड़े निर्णय लेने पर मंथन हुआ। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने चोरी करने वालों को जेल भेजने की मांग की है। उनके अलावा संत समाज से भी लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। वीएचपी ने यह प्रश्न उठाया नहीं है और एसआईटी ने सूत्रों के अनुसार अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि बयानों से और सीसीटीवी के फुटेज से कुछ लोग इस एम्बेजलमेंट को करते हुए पाए गए हैं। तो अब जब इतनी बात की पुष्टि हो गई जी, तो मैं समझता हूं कि यह वह स्टेज आ गई है जब इसकी एफआईआर दर्ज हो। एसआईटी की जांच जो चल रही है उसको तत्काल रिपोर्ट देनी थी। कहा गया था कि 3 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट दे देगी, 7 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी। अभी तक तो रिपोर्ट कुछ निकल के आई नहीं। बात यही है ना कि क्लियर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टाला जा रहा है। फिर टाइम टलता जाएगा, फिर दूसरा एक कोई घटना घट जाएगी, फिर आप लोग के कैमरे उधर चले जाएंगे, मामला खत्म। विश्व हिंदू परिषद एफआईआर दर्ज करने की जो मांग की है, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। अगर उसमें कोई अनियमितता पाया जाएगा, कुछ उसमें त्रुटि होगी, दोषी होगा तो एफआईआर होगी और विश्व हिंदू परिषद मांगे तो अच्छी बात है। भगवान रामलला सरकार सबके हैं, सबके रहेंगे और ऐसी घटना घटी है तो उसको बिल्कुल अच्छे तौर पर उसकी निगरानी करते हुए उस पर सीबीआई इत्यादि जो भी जांच हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है उसको कराया जाएगा और जो भी निर्णय आएगा, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी कि जेल तक भी जाएंगे। चोरी की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें सामने आएंगी और कल ही हमने शो में दान में दिए गए चांदी के काक भुशुंडी की खबर दिखाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काक भुशुंडी के गायब होने का दावा किया था। लेकिन अब सुखद समाचार यह है कि जिस काक भुशुंडी के गायब होने की चर्चा कल से थी वो सुरक्षित है और मिल गया है। मतलब वो करप्शन में उड़ा नहीं। इसका वीडियो सबूत भी सामने आ गया है। चांदी का काक भुशुंडी कार सेवकपुरम के भरत कुटीर में सुरक्षित है। भरत कुटीर के मंदिर में से रखा गया है। कार सेवकपुरम राम मंदिर आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है। यहां से न केवल मंदिर आंदोलन की रणनीति तय हुई, बल्कि कार सेवकों के लिए सुरक्षित जगह भी बनी। कार सेवकों की याद में इस जगह का नाम कार सेवकपुरम रखा गया है। 1990 में पत्थरों पर नक्काशी का काम भी यहीं से शुरू हुआ था। काक भुशुंडी के चलते आज वहीं कार सेवकपुरम फिर चर्चा में। टीवी 9 भारतवर्ष भी वहां पहुंचा। भरत कुटीर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के पास चांदी का काक भुशुंडी रखा हुआ देखा। हमने वहां के पुजारियों से भी बातचीत की। कार सेवकपुरम के भरत कुटीर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो गायब हो गए या फिर वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए कि एक मंदिर ये है रखा हुआ, लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है। इसके अंदर रामलला की फ़ोटो है, पूरा राम दरबार आपको दिखाई देगा। और काक भुशुंडी, जो चांदी की काक भुशुंडी जिसकी बात हो रही थी, वो यहाँ पर इस वक्त विद्यमान है, यानी इस जगह पे सुरक्षित हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है उनकी रोज़। और यहाँ पर आपको हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं। तो जो गायब
होने वाली बात कही जा रही थी वो यहाँ पर गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कि चांदी का ये धनुष और बाण भी इस जगह पर आपको दिखाई देगा। तो चांदी का धनुष बाण भी ये दान में दिया गया था दानदाता के द्वारा, वो भी यहाँ पर सुरक्षित आपको दिखाई देता है। ये बताइए कि आपको भी पता चला होगा कि ये गायब हो गए, दानदाता ने दान में दिया तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। कब से मौजूद हैं और क्या ये खबर आने के बाद रखे गए हैं? नहीं, खबर आने के बाद नहीं, जब से ये आए हैं 2-3 महीने लगभग राम मंदिर में रहे, उसके बाद यहाँ पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे हर वस्तु या हर प्रतिमा को रखना संभव नहीं है, इसलिए कुछ जो सामान हैं, कुछ जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। उसी में काघभुसुंडी जी की भी प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है। कितने सालों से यहाँ पर ये रखे? ये जब से आई, हमको लगता है 2021-22 में आई थी, उसके बाद वहाँ पे 2-3 महीना रहने के बाद यहीं पे आई, यहीं पे रखी है तब से ये प्रतिमा। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज एसआईटी प्रमुख से लखनऊ में मिले। मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदने घोटाले का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने एसआईटी को 11 सौदों के दस्तावेज सौंपे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने अयोध्या में कई जमीनें बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। संजय सिंह ने पत्र में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़, 3 करोड़ की जमीन लगभग 24 करोड़ और 9 करोड़ की जमीन लगभग 55 करोड़ में खरीदे जाने का दावा किया है। उन्होंने यह पत्र और दस्तावेज सौंपते हुए एसआईटी से गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। हजार महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात विजय विश्वास पंत जी है, एसआईटी के अध्यक्ष जो है, उनको सौंप दिया है। चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? चढ़ावा चोरी विवाद में आज भी जमकर राजनीति हुई। किसका क्या पक्ष है, कौन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ से श्री राम मंदिर के में से, उससे दिल बहुत आहत है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूँगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं, प्रेम रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। Problem with the UP government is that they are too focused only on one Muslim community. That is why these issues have happened. I'm really, anyway, people are seeing what kind of आस्था is there in rule of law. देखिए, इसमें पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा कदम उठाया है और एसआईटी का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन आप लोग रुकें, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर में घोटाला कब हुआ? जब भाजपा के अभी जो लोग हैं उस ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं। ये सारी बातें पहले सरकार में नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों हो रही? क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सर पे बैठी है, यानी हिंदुओं को खतरे में लाने वाली ये भाजपा है। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा का दस्तावेज है। इस बयान पर बहस छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का वैध दस्तावेज क्या है। इंटरेस्टिंगली एसआईआर में आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अब आप बताइए क्या है? अब हर दिन कोई नई चीज आ जाएगी क्या सामने? या फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत बन जाए, और वो भी लीगली। और अगर कोई इलीगली बनाए, जैसे कई क्रिमिनल्स के हमने देखे, कई टेररिस्ट के आधार कार्ड, तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सारे सिस्टम भी तो मजबूत होने चाहिए। इस मामले की शुरुआत पासपोर्ट सेवा दिवस के 14वें अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए एक बयान से हुई। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, लेकिन इसे नागरिकता दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
इस पर सवाल उठे और सबसे ज्यादा सवाल नेताओं ने उठाए। अलग अलग विपक्षी दलों ने नेताओं से पूछा कि आखिर जिस पासपोर्ट पर देश के राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रही हैं वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर प्रमाण क्या है? पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। हम और आप तो इस देश में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो मकसद एक ही है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करना चाहती है कि वो जिसको चाहे बोलेंगे ये भारत का नागरिक नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? पासपोर्ट आखिर उनको दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। तो ये अगर प्रमाण नहीं, नागरिकता का प्रमाण नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर तो है ही नहीं। फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document? This is a joke. I think the MEA is confused and the minister needs to be sacked. आधार प्रमाण नहीं है, पैन प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, अब पासपोर्ट प्रमाण नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गैर हिंदुस्तानियों को भी हिंदुस्तान का पासपोर्ट मिलता है? एक सर्वे होता है पूरी दुनिया में, उसको कहते हैं ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग। उसमें भारत का जो स्थान है ना पासपोर्ट का, वो 80th है। नंबर 1 पर सिंगापुर है, जापान भी है, सऊदी अरब भी है, हम 80th हैं। लेकिन घर के अंदर ही हमारे पासपोर्ट को इतना नीचे गिरा दिया गया। इस पर सवाल सिर्फ नेताओं ने नहीं उठाए, बल्कि उन लोगों ने भी उठाए हैं जो कानून के जानकार हैं। विदेश मंत्री रह चुके सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार से पूछा है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर बूथ लेवल अधिकारी किसी की नागरिकता पर शक कर सकते हैं और उसका वोट देने का अधिकार छीन सकते हैं। सिब्बल ने इसे चुनाव में बीजेपी की जीत से जोड़ते हुए कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का तर्क है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, इसीलिए नागरिकता का एक प्रथम दृष्टया प्रमाण है। अलग अलग पासपोर्ट इस पर अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट इस पर अलग अलग राय रखते हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उनका क्या तर्क है, आइए देखते हैं। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप के को प्रूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट में कहीं भी ये सिटीजनशिप के बारे में कोई जिक्र तो है नहीं। जब आपसे पूछते हैं कि आप सिटीजन है या नहीं, क्योंकि इंडियन नॉन सिटीजन को पासपोर्ट देते नहीं है, जिसका मतलब है इंडियन सिटीजन को ही पासपोर्ट देते हैं, तो किस आधार पर देते हैं? पासपोर्ट इशूड इन इंडिया is governed by Indian Passport Act 1967, which says that this is a proof of identity and for travel. What it does not say is it's a proof of citizenship. पासपोर्ट एक्ट में ये तो नहीं लिखा है कि अगर हम पासपोर्ट देंगे तो आपको नागरिक माना जाएगा, लेकिन ये लिखा है कि अगर आप नागरिक नहीं होंगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उससे आदमी क्या समझेगा, साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? यही समझेगा कि हमको मिल गया है तो हम नागरिक हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। यानी कि अगर कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट देखा जाए आपकी सिटीजनशिप के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंडर अगर कवर होता है तो माना जाएगा, पासपोर्ट एक्ट के बेसिस पे नहीं माना जाएगा। देखिए, पासपोर्ट से शुरू हुई बहस अब नागरिकता की तरफ टर्न ले चुकी है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मोदी सरकार अब अपने ही द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर रही है, जैसे आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने उन्हें जवाब दिया।
कि बिना आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार कर लीजिए, तब आपके पास नागरिकता साबित करने के लिए एक ही आधिकारिक दस्तावेज होगा। लेकिन तब शायद वही लोग कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। अब जिस तरह की चर्चा हो रही है, सवाल यह भी है कि क्या यह मामला एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की तरफ जा रहा है। नेता, एक्सपर्ट और पूर्व मंत्री, पासपोर्ट और नागरिकता पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। देखिए, भारत में पासपोर्ट वर्ष 1967 के पासपोर्ट एक्ट के तहत जारी किया जाता है। यह भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है। यह कानून कहीं भी पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण घोषित नहीं करता। ठीक है, पासपोर्ट कानून कहता है कि गैर नागरिक को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? खैर, लेकिन यह नागरिकता तय करने का कानून नहीं है। यानी पासपोर्ट से नागरिकता भले ही साबित ना हो, लेकिन बिना नागरिक बने पासपोर्ट नहीं मिल सकता। खैर, वर्ष 2013 का एक मामला है। तब एक व्यक्ति और 3 अभियुक्तों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगा था। तब इन तीनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। तब से यह बात क्लियर हो गई थी कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के आधार पर कोई भी खुद को भारत का नागरिक नहीं कह सकता। अब सवाल यह है कि जब कानून के तहत पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो है क्या फिर? भारत की नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित होती है। मौजूदा स्थिति यह है कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे, लेकिन आपको इसका सबूत देना होगा। वो सबूत हम आपको आगे बताएंगे और वो अधिकृत अधिकारी तय करेंगे। ये सबूत हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो यह साबित करना होगा कि आपके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हैं, तो ही आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। यदि आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत में हुआ है, तो यह साबित करना होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं। क्योंकि भारत में नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 और भारतीय संविधान के तहत होता है, इसीलिए भारतीय नागरिकता से जुड़े मामलों में इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड को एक साथ देखा जाता है, ना कि केवल एक कार्ड को। इसमें पहले नंबर पर है आधार कार्ड, पहचान और पते का प्रमाण देने वाला 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है। वोटर आईडी कार्ड, चुनावों में मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज है। पैन कार्ड, आयकर और वित्तीय लेन देन के लिए जारी 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि, स्थान और पंजीकरण का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। जाति प्रमाण पत्र, व्यक्ति की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ओबीसी की पुष्टि करने वाला दस्तावेज है। मूल निवास प्रमाण पत्र, किसी राज्य, जिले और क्षेत्र में स्थायी या सामान्य निवास का प्रमाण है। आय प्रमाण पत्र, यह आय प्रमाणित करने वाला सरकारी दस्तावेज है जो कई योजनाओं में जरूरी होता है। राशन कार्ड, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और दूसरी सब्सिडी वाली सुविधाएं प्राप्त करने का दस्तावेज है। भारत में 10 तरह के दस्तावेज होते हैं जिन्हें चेक किया जाता है, उसके बाद नागरिकता निर्धारित की जाती है। कुल मिलाकर सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता तय नहीं होती है, इसीलिए भ्रम की स्थिति है। सवाल यह है कि क्या जिस तरह की भ्रम की स्थिति भारत में है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी यही हाल है? जैसे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करने का प्रमुख आधार है, खासकर यदि व्यक्ति का जन्म उसी देश में हुआ। जर्मनी, फ्रांस और इटली में नागरिकों को सरकारी आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में अगर कोई व्यक्ति बाद में नागरिक बना है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप जारी किया जाता है। हालांकि ज्यादातर देशों में अगर किसी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट है तो सामान्यतः यह माना जाता है कि वो उस देश का नागरिक है। पासपोर्ट की अपनी ताकत होती है भाई। फिक्र में अगली खबर यूपी से, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसकी चुनावी तैयारियों के बीच आज बीजेपी ने अपनी यूपी की नई टीम की लिस्ट जारी कर दी है।
कई महीनों से इसकी चर्चा थी। पिछले साल प्रदेश अध्यक्ष बनने के करीब 6 महीने बाद पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। काफी सोच समझकर और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह टीम बनाई गई है। जानकार चुनावी गणित के हिसाब से इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री, इनके अलावा 19 प्रदेश मंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो 30 पिछड़ा वर्ग, 13 ब्राह्मण, 8 अनुसूचित जाति और 13 महिलाओं को जगह मिली है, यानी पिछड़ा वर्ग का दबदबा दिख रहा है। टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी काफी चर्चा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आई पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष पद मिला है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वो 2022 में चुनाव हार गए थे। बाराबंकी से पूर्व सांसद उपेंद्र रावत भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मथुरा के माठ से विधायक राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। अभिजात मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पहले प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली हुई थी। महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की कमान नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र पूरनलाल लोधी, कानपुर क्षेत्र रामकिशोर साहू, अवध क्षेत्र अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र अशोक चौरसिया और गोरखपुर क्षेत्र विनोद राय को सौंपी गई। 20 वर्षों से काम करते हुए इस संगठन को सींचने का काम एक कार्यकर्ता के भाव से किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसी परिभाषा में बांध कर नहीं, एक कार्यकर्ता के समर्पण भाव को देखने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी के विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी। मुझे लगता है जो टीम आई है उसके आधार पर हम और तेजी से पूरे प्रदेश में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लग के और जो 2027 का मिशन जो हमने देखा है कि 2017 को पुनः हमें दोहराना है, तो हम इस मिशन को निश्चित पूरा करेंगे। यूपी बीजेपी की नई टीम तैयार है जिसमें क्षेत्रीय के साथ जातीय समीकरण पर फोकस है। आज की लिस्ट में कुल 64 नाम हैं। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी समुदाय का है। खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसी समुदाय से आते हैं। पदाधिकारियों की सूची से संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मिशन 2027 के लिए बीजेपी के 64 पदाधिकारियों में 46 नए चेहरे हैं, जबकि 18 पुराने लोगों को दोबारा मौका मिला है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी वाली लिस्ट को जानकार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, जिसमें पार्टी ने नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने का स्पष्ट संदेश दिया। अब वो सियासी गले जिसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। हालांकि इस स्टोरी के एंड में एक ट्विस्ट है, एंटी क्लाइमैक्स, देखते जाइए। और इस विवाद की प्रायोजक है एनसीपी अजीत पवार गुट की एक विधायक सना मलिक। पहले आप सभी से एक सवाल है कि अगर भारत की संवैधानिक प्रक्रिया से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि किसी राज्य की विधानसभा में खड़े होकर कहे कि देश का कोई कानून किसी विशेष धर्म की विशेष किताब के आधार पर होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह जायज है? आरोप है कुछ ऐसा ही काम किया महाराष्ट्र में अणु शक्ति नगर से अजीत पवार की विधायक सना मलिक ने। यह सब कुछ उन्होंने तब कहा जब महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान इस्लाम में बहुविवाह का जिक्र करते हुए सना मलिक ने 2 चौंकाने वाली बातें कही, जिससे विधानसभा का पारा हाई हो गया। सना पर उनके विरोधियों का पहला आरोप, उन्होंने इस्लाम में बहुविवाह पर पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए भारत में भी कानून के आधार पर कानून लागू करने की मांग की, कुरान के आधार पर कानून लागू करने की मांग की। आई स्टैंड करेक्टेड। और दूसरे आरोप के अनुसार उन्होंने ट्रिपल तलाक का भी समर्थन किया है, जिसके एक रूप को भारत में पहले ही गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, जो मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सवाल यह भी है कि वो खुद एक महिला होकर ट्रिपल तलाक की वकालत कैसे कर सकते हैं? तो पूरा बयान देखते हैं, जहां से महाराष्ट्र में महायुति में दरार वाली चिंगारी उठी। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है
क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। आगे क्या होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लाइमैक्स आने वाला है। सना मलिक का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और महायुति के अंदर अपनों के बीच भी सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बट ऑफ कोर्स होना ही था, विरोधियों को इस अंदरूनी मतभेद पर कमेंट करने का मौका मिल गया है। ये सारी बातें पहले सरकार में नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों हो रही? क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सर पे बैठी है, यानी हिंदुओं को खतरे में लाने वाली ये भाजपा है। क्यों जाएंगे पाकिस्तान? मुसलमान यही रहेगा, और जो भी धर्म के खिलाफ कोई चीज होगी उसके बारे में खुल के बात करेगा। जब भी कोई कायदा तैयार होता है तो इसी रीजन की वजह से तैयार होता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ को देख के तैयार होता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को कायदे से जोड़ना ये काफी गलत बात है। इनको जब अच्छा लगता है तब पाकिस्तान इनके लिए अच्छा हो जाता है, और इनको दिन रात जो है पाकिस्तान नहीं तो बुरा लगता है। सना मलिक ने यह कहा था कि मुसलमान जो है वो कुरान को फॉलो करता है, और कानून जो है देश का उसको ही फॉलो करना चाहिए। अब ये फंस गए पाकिस्तान की तारीफ करके, तो इस तरीके से सना मलिक के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। ये भारत देश और उसके कायदे कानून जो है वो संविधान पे चलते हैं, ना कि कुरान पे, और इसलिए संविधान में जो है वो सारे अधिकार सभी के लिए लागू है। It is a different political party and she is capable enough to defend herself, and moreover her party is supporting Mr. Narendra Modi's party. It is for them to look into it. अब मौके की नजाकत को देखकर विधायक सना मलिक की सफाई आ गई है। यह है एंटी क्लाइमैक्स। उन्होंने विधानसभा में पाकिस्तान का नाम क्यों लिया और कुरान के हिसाब से कानून बनाने की बात क्यों कही, देखना जरूरी है। जब आप महिलाओं के मुद्दे उठाते हो तो आप बिल्कुल भी उसमें कोई भी रिलीजन को इन्वॉल्व ना करें। और दूसरा, अगर आप मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई लॉ बनाने की बात कर रहे हो तो आप कुरान की जो स्टडीज़ के हिसाब से पाकिस्तान ने लॉ बनाया है, पाकिस्तान को ना कोट करें, आप कुरान को कोट करें ना, तो वो हमें मान्य है। हमें पाकिस्तान का रेफरेंस, पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम भारत में रहते हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत बाय चॉइस है, भारत प्रिफर्ड है, और जिनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है वो मुझे लगता है जिन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही की है सभागृह में, वो जाके पाकिस्तान में जाए, हम क्यों जाएं? भूकंप के झटके की बात करते हैं। वेनेजुएला से ग्लोबल फिक्र की फाइल है। साउथ अमेरिका के देश वेनेजुएला में बुधवार की शाम 2 बार जलजला आया और दोनों रिक्टर स्केल पर 7 के ऊपर था। पहले आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। इसका केंद्र याराकुई राज्य के सैन फिलिपे में था, लेकिन इसके सिर्फ 39 सेकंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.5 मापी गई। ये आफ्टर शॉक नहीं था बल्कि एक और भूकंप था। दो बार महाभूकंप की चपेट में आने से राजधानी काराकास में एक के बाद एक 50 से अधिक ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। सरकार की तरफ से शाम को जानकारी दी गई कि इस भूकंप में अब तक 164 लोगों की मौत हुई है, 900 से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ आधी कहानी है। फिक्र की वीडियो फाइल में पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी। और अब तेजी से आपको बताते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है जो इस वक्त हमारे सामने, वो ये विदेश मंत्रालय पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी है। अब तक 36 पेज वाला पासपोर्ट बनाने का या रिन्यू कराने पर 1500 की जगह 2500 रुपए लगेंगे। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 2000 की जगह 3500 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। पंजाब में आज से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में पंजाब के 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन करने का टारगेट है। फिर NTA ने 21 जून को हुए नीट UG री एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी 25 जून से 28 जून तक इसको चैलेंज कर सकते हैं। हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपए शुल्क देना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी 11 साल बाद 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी नेशनल डे के गोल्डन जुबली समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। डिजिटल अरेस्ट ठगी के नेटवर्क पर सीबीआई का बड़ा एक्शन है। ऑपरेशन चक्र 6 के तहत देश के 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। आज जांच आयोग की टीम बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी के घर पहुंची। बिलौटी गांव पहुंचकर रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा ने एनकाउंटर की जांच शुरू की। भरत तिवारी के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी वापस लिया गया। भारत सरकार ने एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान के संबंध में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा स्थिति में सुधार के सकारात्मक संकेत मिले। इसके बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 17 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ये सभी लोग महंगाई, आर्थिक संकट और पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा में फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। ये गोलीबारी ब्रैम्पटन में दाल रोटी नाम के एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर हुई है। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ है जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली।